अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। हम अपने प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स कवानीन में तरमीम की तजावीज़ पेश करें और इस सिलसिले में हम पूरे पाकिस्तान से टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ ले रहे हैं ताकि हुकूमत को बावर कराया जा सके कि टैक्स निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हुकूमत की तरजीहात की बात है। FBI ने अपनी लेटेस्ट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का इजरा कर दिया है, जिसके मुताबिक पिछले साल से 2 लाख एक्टिव टैक्स पेयर या फाइलर जो हैं वो कम हो गए हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब आफ्ताब नागरा साहब को, जो साबका सदर हैं सियालकोट टैक्स बार एसोसिएशन के। हम उनसे बात करते हैं टैक्स के हवाले से सियालकोट के कॉन्टेक्स्ट में और एक पाकिस्तान के हवाले से कि अगले माली साल में जो बजट आने वाला है उसमें क्या ऐसे इकदाम किए जाएँ जिससे टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आ सके। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जी, ये मैं इस वक्त बिलखुसूस सियालकोट की बात करूँ तो जिस वक्त जो टैक्स पेयर सियालकोट में हैं इस वक्त, और अगर हम सियालकोट का बिज़नेस देखें पैरामीटर्स, तो आप क्या समझते हैं कि क्या गैप है बहुत बड़ा या गैप नहीं है और काफ़ी लोग वहाँ पे फाइलर हैं और टैक्स पे कर रहे हैं? आपका क्या अपना इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। गुजारिश ये है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से है और सियालकोट बुनियादी तौर पे एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है जी, उसमें 95% जो लोग हैं वो एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन हैं ख़ास तौर पे, ठीक है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी होने की वजह से उसको बहुत से मामलात में मुश्किलात भी दरपेश हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक बहुत बड़ा ये एज ये है कि वो मुल्क की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि वो फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं, बाहर के मुल्कों में अपना एक नाम बना रहे हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद टैक्स मामलात में उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। सही है। उनकी प्रायोरिटीज सेट नहीं की गई अभी तक। ठीक है। जबकि मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि सियालकोट के लोग जो हैं इनको एक एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखें वो शुरू करते हैं एक मार्केटिंग से, बड़ी मुश्किल मार्केटिंग होती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। वहाँ पे जाके एक बैग उठा के जाना और डोर टू डोर जाके अपने चीज़ें बेचनी, फिर गाहक तलाश करने, और उसके बाद आके वापस आके पाकिस्तान में वो मैन्युफैक्चरिंग करनी, वो माल परचेज़ करना और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना के तो बेचना। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है आफ्ताब भाई कि जो स्टैंडर्ड सियालकोट ने मेंटेन किया है एक्सपोर्ट के रिलेटेड, कोई बात नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है कि उनको एक रिलीफ तो है ना कि उनका रेट ऑफ डिडक्शन जो है एक्सपोर्ट पे वो कम है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए अब हमें रिलीफ ये मिल गया एक कि 1% उन्होंने लगा दिया इस पे जी, लेकिन अगला मसला ये है कि 1% टैक्स लेने के बाद उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन हम मुख्तलिफ हवालों से कभी हम उनको विदहोल्डिंग एजेंट बना देते हैं जी, कभी हम उन पे कुछ और कदगन लगा देते हैं, फिर उनके रिफंड्स रोक लेते हैं। सही है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें मतलब हमारे सियालकोट के लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। सही है। तो ये इस वजह से शायद वो मजबूरी के तहत वो टैक्स में तो शामिल हैं, वो टैक्स नेट में तो हैं, और मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोग हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं। ऑल ओवर द एक्सपोर्टर्स, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उसमें भी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं बनिस्बत दूसरे बिजनेसमैन के, लेकिन इसमें उनको जो एक्सक्लूजन्स होनी चाहिए वो शायद अभी तक हम उनको डिटरमिन नहीं कर सके। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो सियालकोट के बिजनेसमैन हैं वो टैक्स नेट में हैं, वो क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस से मुंसलिक हैं तो वो जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं और अपना जो कानूनी उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई एग्जेम्पशन या कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब जी बताइए, आप बताइए जी काशिफ भाई। जी, आप इसमें यह है कि अब हम उनको विदहोल्डिंग एजेंट भी बना देते हैं जी, उनको कहते हैं कि जनाब आप एक्सपोर्ट भी करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें, लोड शेडिंग का सामना भी करें, अपने जनरेटर भी चलाएं, सारा कुछ करें, और उसके बाद फिर आप प्रॉपरली टैक्स भी दें, और फिर उसमें विदहोल्डिंग एजेंट ना बनने पे आपके अकाउंट भी अटैच कर लिए जाते हैं आपके इस तरह। ये सर ये सारी चीज़ें ये डिस्करेजमेंट ऑफ टैक्स पेयर है।
ठीक है। इसमें मैं नहीं समझता कि उनको को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं और वो बड़े खुश हैं। बाकी जब हम जनरली बिजनेस की बात करते हैं तो सियालकोट में मेरे हिसाब से अगर कोई लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो वो बिजनेसमैन ही है, और जाहिर है कि सैलरीड पर्सन तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन बिजनेसमैन बहुत अच्छा टैक्स पेयर है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है। सियालकोट में ऐसा कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स की एक्सक्लूजन है ये हम हमेशा मुतालबा करते हैं कि उन लोगों को बिल्कुल एक्सक्लूसिवली ट्रीट किया जाए ताकि वो अपना टैक्स ज़्यादा कर दें। वो अगर आप परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं बजट में बढ़ा दें, उनकी 1% से 1.25% बढ़ दें, 1.5% कर दें, लेकिन इन रिटर्न बाकी चीज़ों से हाँ, इन रिटर्न उनको कुछ इंसेंटिव दें। बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं, हम बात भी इसमें ये है कि जी बताएं। जी इसमें दूसरा ये है कि इनकी बैंक्स में ट्रांजैक्शंस पे कैश विड्रॉल पे 231A के तहत उनकी जो डिडक्शंस होती हैं अब वो पाइल अप होती रहती हैं साथ साथ। सही है। वो जब पाइल अप होती हैं तो वो जाहिर है कि रिफंड में चली जाती हैं, रिफंड बस वहाँ पे रिफंड, और अब बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पूरे में रिफंड का बहुत बुरा हाल है। रिफंड्स प्रॉपरली नहीं हो रहे, अगर होते भी हैं तो बहुत माइनर सी कहीं पे अमाउंट कर दी, उसके बाद बस फारिग। तो अब ये है कि हमारा एक्सपोर्टर, क्योंकि सियालकोट का एक्सपोर्टर जो है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के तहत काम कर रहा है, तो अब उसके पास जब उसका कैश फ्लो नहीं होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, जब उसके रिफंड्स ही रोक लिए जाएंगे बिलियंस के, तो वो जाहिर है कि वो क्या करेगा फिर बाद में। नहीं, लेकिन इसका एक दूसरा भी नजर वो चीज़ है ना, रुख है, वो ये है कि क्या इसका मतलब जो वहाँ पे पेमेंट्स होती हैं वो कैश पे होती हैं, क्रॉस चेक से नहीं होती हैं? जी नहीं, क्रॉस चेक से होती हैं, लेकिन उसमें मोस्टली लोग अब देखेंगे, अब डेली बिजनेस रूटीन्स में अगर लोग अपना कैश विड्रॉल कर रहे हैं, जाहिर है कि उनको पेटी कैशेस की भी जरूरत होती है, अपने जाहिर है के मामला चलाने के लिए कैश की भी जरूरत है, तो कैश विड्रॉल पे या बैंक ट्रांजेक्शंस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जाहिर है कि उनको मतलब टैक्स कटता है। अब एक्सपोर्टर्स को एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि उनको एक्सक्लूड होना चाहिए इस सारे सिस्टम से, तो उनकी विथहोल्डिंग नहीं होनी चाहिए कैश विड्रॉल पे, ज्यादा से ज्यादा अपने जी कैश विड्रॉल पे विथहोल्डिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान के हवाले से, आप क्या समझते हैं, नया माली साल आ रहा है, बजट आ रहा है, अब एक महीने बाद आप एफबीआर ने प्रपोजल्स मांगने शुरू कर दिए हैं, तो क्योंकि आप 2-3 दफ़ा सियालकोट टैक्स बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आप पाकिस्तान टैक्स बार में, तो आपके ख्याल में क्या ऐसे चीज़ें हैं जो करनी चाहिए जिससे इस साल बजट कुछ डिफरेंट आ सके पिछले सालों से? सर मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि आप टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें जी, उसको एट ईज करें, ठीक है, उसको जितनी फैसिलिटीज हैं वो दें, टैक्स पेमेंट में उसको आसानियां पैदा करें। ठीक है। अब यहाँ पे मामला ये होते हैं, काफी लोग पैसे हाथ में पकड़ के बैंक में बैठे होते हैं, तो वहां पे ये है कि जनाब सिस्टम डाउन हो गया, वहां पे जनाब जाके मतलब उसको हम बजाय उसको आसान करने के मुश्किल से मुश्किल तर कर रहे हैं। सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स पेयर बिल्कुल तैयार है, हमारे मुल्क के टैक्स पेयर बहुत अच्छे हैं और वो टैक्स देना भी चाहते हैं, लेकिन इसमें एक और बड़ा अलमिया ये है कि अब एक बंदा टैक्स दे रहा है और उसके साथ वाला जो टैक्स पेयर है वो, या मतलब दूसरा दुकानदार है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो टैक्स नहीं दे रहा, तो उसको बहुत सी एम्बैरेसमेंट्स होती हैं। वो कहता है यार कि मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ और मैं बड़ा लॉयल्टी के साथ टैक्स दे रहा हूं, तो मेरे साथ वाले से भी टैक्स लेना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर फिर मजे की बात यह है कि उसी को बाद में स्क्वीज किया जाता है। नहीं, वो तो हम हमेशा हम लोग सभी यही बात करते हैं, लेकिन आपके जहन में क्या कोई मेजर कोई चीजें हैं जो इस साल अगर बजट में लेके आए जाएं तो उससे कुछ बेहतरी आएगी? सर देखें, इसमें सबसे बेसिक पॉइंट तो यह है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस होनी चाहिए जी। उसके लिए एक मेरे पास प्रपोजल मैंने पहले भी एक दफा फ्लोट की थी कि जो भी कमर्शियल एक्टिविटी जो बंदा शुरू करना चाहता है, ठीक है, जो भी कमर्शियल एक्टिविटी, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो उसका एनटीएन उस वक्त तक उसको एनटीएन की शर्त होनी चाहिए कि वो एनटीएन प्रोवाइड करेगा तो उसका मीटर लगेगा, उसका कनेक्शन मिलेगा वापडा का, सही है, या केईएससी का या व्हाटएवर जो भी है। तो अगर वो एक ये प्रवीण कर दी जाए कि हर बंदा जो कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करना चाहता है उसको वो बिल देना पड़ेगा, वो अपना एनटीएन की कॉपी देनी पड़ेगी, एनटीएन होल्डर होना चाहिए, तो फिर उसको वो कनेक्शन अलाउ हो, तो मेरे ख्याल में उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप ये जो सेल टैक्स मेरे ख्याल में एक्सपोर्टर्स के साथ तो इतना नहीं है, लेकिन सेल टैक्स की जो विथहोल्डिंग की शिक है, वो आप क्या समझते हैं कि ये निज़ाम सही है विथहोल्डिंग सेल टैक्स का
आपकी क्या राय है इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्सपोर्टर्स के लिए तो खास तौर पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सियालकोट में मैं ये फेस किया है मामला कि उसमें हमारे एक्सपोर्टर्स को जनाब विदहोल्डिंग एजेंट बना के उनसे कहा कि जो अनरजिस्टर्ड परचेज आप करते हैं जिन लोगों से, उनका 1% काटे और वो जमा कराए। जिन्होंने नहीं करवाए उनके अकाउंट अटैच कर दिए गए। तो ये बहरहाल ये कुछ मतलब ऐसी हार्श सी अमेंडमेंट्स हैं जिनको देखना होगा और रिवाइव करना होगा, जो पहले वाला मामला था, और एटीज करनी होगी चीज़ें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सनेट में आए। अच्छा, और ये जब आप ये देखते हैं पेनल्टी, मुझे ये बताएंगे आजकल पूरे पाकिस्तान में रेड्स हो रही हैं, टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा INI FBR रेड्स कर रहा है, तो सियालकोट में भी ये सूरत हाल है कि या सियालकोट में ये सूरत हाल नहीं है? जी बिल्कुल है, इसमें बिल्कुल हुई है। जी। लेकिन आज की मैं कहीं पे खबर पढ़ रहा था कि आज शायद कोई FBR ने कोई एग्री कर लिया है कि आज के बाद हम रेड्स नहीं करेंगे, लेकिन ये तो खबर की बात है। अब पता नहीं वो प्रैक्टिकली करते हैं या नहीं करते, इस पे तो देखा जाए। नहीं तो वो क्या हो सकता है इसमें? आप क्या समझते हैं, ये रेड्स होना ये मुनासिब है या इसकी कोई और तरीका करना चाहिए? ये तो हैरेसमेंट है ना। अब अगर एक टैक्स बंदा दे रहा है, प्रॉपरली टैक्स दे रहा है, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है, सब कुछ है, हाँ कुछ उसकी मॉनिटरिंग जरूर करें आप, लेकिन इस तरह से नहीं कि उसको ह्यूमिलेट करके आप करें। सही है। ह्यूमिलेशन से तो कोई बंदा टैक्स नहीं देगा। आप उसकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग करें, किसी तरीके से करें और अच्छे तरीके से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ करें तो शायद उससे बेहतरी आए। अच्छा, हमारे पिछले प्रोग्राम में कुछ लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि इस साल बजट में हम कोई चीज़ ऐसी नहीं देख रहे सिवाय विदहोल्डिंग के रेट्स जो है ना वो इंक्रीज होता देख रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि ये गवर्नमेंट ये ईजी जो जरिया है रेवेन्यू जनरेट करने का, इसी पे काम करती रहेगी? सर ये बहुत बड़ा अलमिया है और मैं समझता हूँ कि हम मतलब इतनी फौज जफर मौज हमारी FBR की फील्ड ऑफिस में, हेडक्वार्टर में, सब जगहों पे है, लेकिन हमारा टोटल जो डिपेंडेंसी है वो इस वक्त विदहोल्डिंग पे है। सही है। और उसके हम रेट भी इंक्रीज कर रहे हैं। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो दफातर में लोग बैठे हुए हैं या जो काम कर रहे हैं वो काम करना नहीं चाहते या उनसे काम लिया नहीं जा रहा। सही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत अच्छी ट्रेडिशन है, इसको डिस्करेज करना चाहिए जितना भी हो सके। सही है। अच्छा, ये जो आजकल आप पता नहीं सियालकोट में क्या पोजीशन है, दूसरे शहरों में विदहोल्डिंग स्टेटमेंट पे पेनल्टी जो है वो टैक्स से ज़्यादा लगने लगी है। जी ज्यादा है, बिल्कुल है, ऐसा है ये जो, और इसको जाहिर है कि हमने अपील में बहुत से मैटर्स हैं अभी, तो उसमें रिलीफ तो मिल रहा है लोगों को, लेकिन ये बहरहाल ये फिर वही हार्श सी बातें हैं, इसको मतलब डिस्करेज होना चाहिए। ये सारी अमेंडमेंट्स जो विड्रॉ होनी चाहिए, इस पर डेफिनेटली हमें सोचना पड़ेगा तमाम टैक्स पेयर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, कि ये एक तो हम टैक्स दे रहे हैं, ऊपर से हर रोज हमें पेनलाइज किया नित नए तरीकों से, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह मैं बात कर रहा था पहले कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ आप लोगों से जितना मर्जी टैक्स ले लें, लेकिन वो देने के लिए तैयार भी होंगे, लेकिन इस तरह से आप ह्यूमिलेट करेंगे, जब मामला को ख़राब करेंगे तो जाहिर है कि लोग डिस्करेज होंगे और टैक्स लेकिन थोड़ा सा FBR ये कहता है कि टैक्स बार्स ये कहते हैं कि आप इन्फोर्स नहीं करते कानून को, आप इन्फोर्स नहीं करेंगे तो जब तक टैक्स पेयर, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, तजाद है, ये कैसे, इसको आप कैसे आप देखते हैं? इसलिए वो कहते हैं बार से जो हम बात करते हैं वो कहते हैं आप इन्फोर्स करें कानून को, और जब हम इन्फोर्स करते हैं तो बार कहते हैं कि हैरेसमेंट हो रही है। तो ये जो बीच का रास्ता है, ये क्या रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए? नहीं सर देखिए, टैक्स यहाँ पे मिलता भी रहा है, लेते भी रहे लोग, हैरेसमेंट से कभी टैक्स नहीं ले सकते आप, या इस तरह से फोर्सली तो कोई चीज़ भी इम्पोज नहीं कर सकते आप ना। ठीक है। आप लोगों को टैक्स फ्रेंडली बनाएं, मतलब एटमॉस्फेयर इस तरह का बनाएं कि लोग खुद ब खुद आपके पास चल के जनाब हम टैक्स देना चाहते हैं। अच्छा, अब हमारे हमसाया मुल्क में मैं शायद गलत हूँ, इसमें ये होता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको एयरपोर्ट्स पे प्रोटोकॉल मिलता है, उनको लॉन्जेस में प्रोटोकॉल मिलता है, उनको ट्रैवलिंग में प्रोटोकॉल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम टैक्स पेयर को थोड़ा सा उसको पता चले कि भाई वाकई आप टैक्स पेयर हैं और आप इस मुल्क के लिए एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ेगा बहुत बड़ा। तो हम इस तरह से तो ज़बरदस्ती टैक्स लेने में तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आता भाई, हमें एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन जी वापस आते हैं ब्रेक से, आकर बात करते हैं। जो बात हो रही थी कि ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए टैक्स पेयर को कि वो खुद से आगे बढ़े और टैक्स दे, अपना ड्यू टैक्स दे। इस बात पे हम बात आगे बढ़ाएंगे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे आफ्ताब नागरा साहब, जो सियालकोट टैक्स बार के साबिक सदर थे, और हम बात कर रहे थे बिलखुसूस सियालकोट के हवाले से जो टैक्स के मसाइल हैं, और बिलुमूल पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान में नए प्रपोजल्स आने चाहिए नए माली साल के। अब हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नईम अजीज़ साहब ने, जो सरगोदा टैक्स बार के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या तजावीज़ हैं। नईम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अनवर भाई। नईम भाई, ये जो आप भी इतने साल से टैक्स प्रोफेशन में मुंसलिक हैं, और सरगोदा टैक्स बार को आपने 2-3 दफ़ा आपने सदारत की है आपने, तो जो सरगोदा का शहर है उसमें मैं ये आपसे भी वही सवाल करूंगा कि टैक्स गैप है जो टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर का है, और वहाँ गुंजाइश है या कोई गुंजाइश नहीं? जैसे मतलब सियालकोट की बात हुई तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो वहाँ तो 95% लोग टैक्स देते हैं, तो सरगोदा की क्या सूरत हाल है? अनवर भाई देखें, गैप तो फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा गैप है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे है। मतलब ओवरऑल ऑफ पाकिस्तान अगर आप सिर्फ सरगोदा की बात करें जी, तो मैं बिल्कुल इस बात पे बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि पोटेंशियल है। लेकिन बदकिस्मती जो है मेरे ख्याल में वो ये है कि हमारी पॉलिसीज़ के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। जब तक हमारी पॉलिसीज़ के अंदर तसलसल नहीं होगा तो हम किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकते, भले वो टैक्स के मामला ले लें या बाकी अदरवाइज दूसरे मामला को आप ले लें। तो मेरे ख्याल से तसलसल जो है बहुत ज़रूरी है। अब सरगोदा के बारे में आपने बात की है, तो सरगोदा बेसिकली एक एग्री बेस्ड सिटी है। ठीक है, और ट्रेडिंग है वहाँ पे। अब बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे, चूँकि सिट्रस वहाँ की एक बड़ी मशहूर मतलब एक फ्रूट है जी, हाँ, उसको पॉलिशिंग ग्रेडिंग और उसके जूस के लिए लोगों ने बहुत सारे यूनिट लगाए हैं। पोटेंशियल है, अदरवाइज भी है, लेकिन जो गैप है, जो असल प्रॉब्लम ये है, अब आप ये देखें कि 1979 का ऑर्डिनेंस था, उसके बाद मार्शल लॉ के दौर में 2001 आ गया जी। तो क़वानीन को इस तरीके से बना दिया जाता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल और हमारी आप कह लें कि रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ से मैच नहीं कर रही वो चीज़। बिल्कुल सही। जब तक आप अपने लॉज को, अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, अपने मुकामी लोगों को देखते हुए क़वानीन को आप आसान नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप जो मर्ज़ी कर लें। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आप एनफोर्समेंट के ज़रिए लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लें। उसमें अनवर भाई यही होता है कि पॉलिसीज़ जो हैं आपकी वो अट्रैक्ट करती हैं। देखें, आप ऐसी पॉलिसीज़ लोगों को देंगे जो अट्रैक्शन पैदा करेंगी, वो अट्रैक्शन जो है उनको खुद ब खुद कायल करेगी। लेकिन उन्होंने अट्रैक्शन तो पैदा भी नहीं होता कि आप बहुत नहीं भाई, अट्रैक्शन तो पैदा की ना कि एक डायरेक्टरी उन्होंने पब्लिश कर दी, उन्होंने फिर ATL की लिस्ट बना दी कि ये वो लोग हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आते हैं इनका नाम, तो इसका मतलब ये बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, तो उन्होंने एक अट्रैक्शन तो पैदा किया। नहीं अनवर भाई, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। टैक्स गुजार जो है, जो फाइलर है, जिसको हम कहते हैं कि वो अपना रेगुलर अपनी रिटर्न फाइल करता है, अपना आमदन का गोशवारा फाइल करता है, उसको कोई इस सोसाइटी ने ना रिस्पेक्ट दी है, ना हमारी रियासत ने उसको वो रिस्पेक्ट दी है। सही, ठीक हो गया। मैं उसमें ये नहीं कहता कि टैक्स गुजार जो है वो 100% वो राइट वे पे है या वो बिल्कुल बहुत ही वो दूध का धुला हुआ है, लेकिन देखें ये ग्रेजुअली चीजें होंगी। आप ये नहीं हो सकता कि इनको एक ही दफा ठीक कर लें, ये ग्रेजुअली होंगी। आप आहिस्ता आहिस्ता इनको लेके आगे चलेंगे, ठीक है ना। आप टैक्स गुजार को सहूलियत प्रोवाइड करेंगे। वो जो मैं बात कह रहा था वो तो एक बात ऐसी मैं कह रहा था कि उन्होंने लिस्ट बनाई, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो चेक एंड बैलेंस के जरिए चीज़ें आगे चलती हैं। अभी हम बात करें जो टैक्स फाइलर्स हैं, उनके मसाइल इतने गंभीर हो गए हैं कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद उनका केस जो है मॉनिटरिंग और विथहोल्डिंग के लिए सेलेक्ट होता है, उसके बाद वो ऑडिट में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर ISC 122(5) कर देता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रही है? देखें अपना अनवर भाई, मुझे तो ये समझ आ रही है, अगर मुझसे आप सही अगर मैं इसका तजिया मैं करूं कि जो हमारे फॉर्मेशन फील्ड्स में जो लोग बैठे हैं या FBR की डायरेक्शन सही नहीं है। ठीक है। अब देखें, ऑडिट जो होता है ना, ऑडिट बेसिकली डेटरेंस का काम देता है। जी हाँ, ठीक हो गया। ऑडिट से आप टैक्स कलेक्ट नहीं करते लोगों से, नहीं, रेवेन्यू आप लोगों को पेनल्टीज लगा के टैक्स जनरेट नहीं कर सकते। सही। आप लोगों को
एक ऐसे मसाइब के का शिकार करके उनको उलझा के आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। सही। मुझे ये बताएं कि अब जो टैक्स के जो लॉज उन्होंने बनाए हुए हैं, विद होल्डिंग कह लें आप, सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, कौन बंदा है जो मतलब ये सारे काम इतने इजी नहीं है कि कोई बिजनेसमैन बैठ के इसको कर सके, उसको लाजमन किसी ना किसी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और प्रोफेशनल्स के हवाले से मैं अगर बीइंग ए टैक्स प्रैक्टिशनर में अगर आपसे बात करूं तो हम लोग खुद अपने आप को मसाइल का शिकार समझते हैं। ठीक है। ठीक है, इनकी पॉलिसीज के अंदर कोई नहीं तो आप कंटिन्यूटी ये नहीं है। ऑडिट पॉलिसी के हवाले से क्या, आप ऑडिट की पॉलिसी के हवाले ये जो 177 का भी राइट है उनके पास और 2143, तो क्या होना चाहिए उनके पास? एक चीज होनी चाहिए, और कौन सी होनी चाहिए एक चीज? 214 होने चाहिए या 177? अनवर भाई देखें मेरी बात सुने, कानून जो है ना, कानून के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे ये चीज लिख दी गई है कि सिलेक्शन जो है ऑडिट का करना वो एफबीआर का काम है। ठीक है। ठीक है, वो 214C में सिलेक्शन करेगा या अदरवाइज सिलेक्शन करेगा। कमिश्नर का काम है ऑडिट को कंडक्ट करना, उसका काम सिलेक्शन करना नहीं है। सही है। देखें, अगर ये ऑर्गन भी आप कमिश्नर को दे देंगे या डिपार्टमेंट को दे देंगे तो फिर वहां पे कोई तमीज नहीं रहेगी, वहां पे लाइकिंग डिसलाइकिंग आएगी, वहां पे पसंद और नापसंद होगी। जो वहां पे फील्ड में लोग बैठे हुए हैं, जिसको वो चाहेंगे ऑडिट में सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं लेकिन करेंगे। ये बात अगर आप मेरे मुझसे पूछें, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री बैलेटिंग की तो आप देखें 72,000 केसेस सेलेक्ट हुए लास्ट ईयर, 35,000 ऑडिट में उन्होंने कंप्लीट किए, बाकी रह गए। इस साल 92,000 केस सेलेक्ट किए ऑडिट के लिए उन्होंने। तो जो कंप्यूटर भाई मेरी बात सुने जी, मेरी गुजारिश ये है कि इनको चाहिए था, ये इसको मिनिस्ट्री को चाहिए था, एफबीआर को चाहिए था कि जो रिटर्न फाइलर हैं, जिनको अब फाइलर का नाम दिया गया है, जी हाँ, जो फाइलर हैं उनको कुछ सहूलत दी जाती, उनको कह दिया जाता कि जो रिटर्न पिछले 3 साल से या 4 साल से 5 साल से रेगुलर फाइलर है उसको हम ऑडिट में सिलेक्ट नहीं करेंगे। देखें, ये होती है अट्रैक्शन वाली पॉलिसी। जब आप इस तरह की पॉलिसी देंगे तो कोई भी बंदा वो खुद आएगा कि मैं टैक्स रिटर्न फाइल करूं, और मैं टैक्स रिटर्न फाइल करने से मैं जो फील्ड में लोग हैं या जो महकमा के जो फील्ड में ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, मैं उनके सवालात के जवाब देने से बच सकता हूं। सही है। इस तरह से सिलेक्शन करके आप देखें, आप यकीन करें, ये जो ऑडिट हो रहा है, मुझे भी 20 साल हो गए ऐसी फील्ड के अंदर, तो मैं इससे बिल्कुल मुतमिन नहीं हूं। ठीक है। ये कोई ऑडिट पॉलिसी नहीं है ये एफबीआर की, ठीक है ना। उसमें ये कौन सा ऑडिट हो गया है कि जी आप टैक्स गुजार को बुलाते हैं, वो आता है कि जी आप इतनी पेमेंट जमा करवा दें। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, बिल्कुल सही और है। कुछ जरूरी नहीं है कि हर साल बिजनेस के अंदर ग्रोथ ही होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हकाइक को देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब आप इस वक्त ये देखें कि जो एफबीआर के जो फील्ड ऑफिसर्स हैं जो ऑडिट में लगे हुए हैं, रेवेन्यू कलेक्शंस हैं, एफबीआर को पता चल रहा है, हुकूमत को पता चल रहा है क्या रेवेन्यू का है, लेकिन उसके बाद भी वो ऑडिट की पैलेटिंग कर रहे हैं, नीचे जो है वो इन्फोर्स कर रहे हैं कि ऑडिट को करो। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये सिर्फ एफबीआर का मसला नहीं है, ये हुकूमत की पॉलिसी कोई गलत सिमत में जा रही है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वो ये है कि टैक्स पेयर जो है और जो टैक्स फाइलर है और वो जो है वो अपने जिम्मेदारी पूरी करता है। अभी वो लेके आए थे 0.6% पे बहुत सारे लोगों को टैक्स नेट में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए लोग। तो आप क्या समझते हैं क्यों लोग किस तरह बच जाते हैं इस निज़ाम में आने से? अनवर भाई मुझे ये बताएं, 0.6% या 0.3% जो कलेक्ट करने का इन्होंने निज़ाम है, और सेम इसी तरह देखें ये फंक्शन गैदरिंग पे इन्होंने विद होल्डिंग लगाया, ठीक है, स्कूल में बच्चे जाते हैं उस पर विद होल्डिंग लगाया। मुझे ये बताएं कि बेसिकली इसकी जो स्पिरिट थी वो स्पिरिट ये थी कि एक बंदा अगर फंक्शन को करता है तो उस पर अगर 10-20 लाख रुपया खर्च करता है तो क्या उसको इन्होंने पिक किया उस बंदे को? नॉट एट ऑल। इन्होंने सिर्फ उसी को तंग करना है जो विद होल्डिंग एजेंट है, जो ऑन द बिहाफ ऑफ द एफबीआर बैठ के टैक्स कलेक्ट कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ये 2-2 करोड़ की पेनल्टीज के नोटिस भेज देते हैं, ये कहाँ पे जस्टिफाइएबल है? कोई जस्टिफिकेशन है इसकी? नॉट एट ऑल। नहीं भाई, हमें के लिए ब्रेक लेना है। हम आगे इस पे बात करते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक पे से और बात करते हैं कि जो हार्श पेनल्टीज हैं, टैक्स से ज़्यादा पेनल्टी लगाई जा रही है, ये टैक्स पेयर के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस पर बात करेंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो विदहोल्डिंग है वो जिम्मेदारी है टैक्स पेयर की। अगर वो किसी तरह का डिफ़ॉल्ट करता है, ह्यूज पेनल्टीज़ हैं। आए अपने मेहमान से बात करते हैं कि वो उनकी क्या राय है इस बारे में। जी नईम साहब। सर ये जो हम बात कर रहे थे भाई, जी आप जो बात कर रहे थे कि बहुत हार्श पेनल्टीज लगा देते हैं 2-2 करोड़ रुपए की, और उसका कोई बेसिस नहीं होता या कोई रैशनल नहीं होता उसका। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनवर भाई। देखें हमारा अपना वतन है, हमारी अपनी रियासत है, टैक्स देना ये भी हर शहरी का फर्ज है। लेकिन जो फील्ड में ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको भी ये समझना चाहिए, मतलब किसी बंदे को इंतहा पे पहुंचा देना, उससे पहले ही फांसी की सजा देना, ये मुनासिब नहीं है। अभी आपने ये सिस्टम शुरू किया है, आपने लोगों से विद होल्डिंग स्टेटमेंट आप लेते हैं, उनसे विद होल्डिंग टैक्स की कटौती आप उनसे डिमांड करते हैं और वो आपके बिहाफ पे जमा करवाते हैं। उनका एक एक बंदा जो है वो सारा दिन बैंक के अंदर बैठा रहता है, वो आपकी गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर वहाँ बैठा होता है। तो अगर वो किसी जगह पे वो डिले कर लेता है या वो रिटर्न फाइल नहीं की, तो देखें अदालतों ने भी फैसले किए हुए हैं। ये क्यों नहीं देखते अदालतों के फैसले, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। अब ये कैसे हो सकता है कि मेरे ज़म्मे टैक्स जो है वो 1000 रुपया है और पेनल्टी 2 करोड़ रुपया लगा दी जाए? मतलब कुछ जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना इन चीजों का। क्या या तो इनको फील्ड में जो लोग बैठे, प्रपोजल क्या है पेनल्टी के हवाले से? ये जो हार्श पेनल्टीज हैं, ये बेसिकली 2,500 रुपए रोज की पेनल्टी इन्होंने की हुई है विदहोल्डिंग की। तो फील्ड ऑफिसर तो वो पढ़ेगा, वो लगाना शुरू कर देगा। तो इसको क्या होना चाहिए? अनवर भाई देखें, कम से कम इनको पहले ये तो देखना चाहिए ना कि मिनिमम क्या है। क्या कानून के अंदर मिनिमम मौजूद नहीं है? जी हाँ, मिनिमम है, मिनिमम मौजूद है। जब मिनिमम मौजूद है तो इनको उसको कम से कम मिनिमम को तो लेके चले ना आगे। मतलब पहली प्लेस में मिनिमम लगाएं, उसके बाद डिफॉल्ट कंटिन्यू रहे तो फिर आप उसको, या डिफॉल्ट करें तो उसको फिर आप पर डे पे लेके जाएं। ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखें, आप जब स्कूल के अंदर बच्चे को दाखिल करवाते हैं, ये नहीं होता वो पहले दिन रोते हुए जाता है स्कूल के अंदर। जी, ये अपने ही लोग हैं, ये टैक्स गुजार आप ही के वतन के लोग हैं, इनके साथ इस तरह से सलूक ना करें। फिर आप ये देखें कि जिस तरह के ये सिस्टम लेके आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इजाफा हुआ है टैक्स गुजार के अंदर? नहीं, मैंने जब प्रोफेशन ज्वाइन किया था उसको 25 डे बाई डे टैक्स गुजार क्यों कम हो रहा है? मुझे बताएं क्यों कम हो रहा है? इनकी पॉलिसीज की वजह से। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जिस बंदे के गले में ये फंदा एक दफा फंस गया तो मसाइब का शिकार हो जाता है। सही है। और जो टैक्स नेट में नहीं है वो भले उसका 0.6% काट लें, आप इसको मजीद बढ़ा देंगे। मैं नहीं समझता कि इन पॉलिसियों से ये मजीद टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कोई मेजर लोगों को, देखिए मेजर कुछ आपके प्रपोजल्स हैं कुछ इस नए माली साल के लिए, वो आप मुझे बताएं। जी मैं बता देता हूं अनवर भाई। देखें, मैं ये कहता हूं कि इन्होंने जो सलूक टैक्स गुजार के साथ करना है वो करते रहें। ठीक है, कानून इनके सामने है। टैक्स गुजार को भी और टैक्स गुजार के जो एडवाइजर हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, उनको सिर्फ एक अदारा दे दें, हमें इंडी एपलेट कोड मुहैया कर दी जाए। सही है, ठीक है। अगर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर कमिश्नर अपील उसी डिपार्टमेंट का बंदा बैठा हुआ है, वो भी वही टैक्स कलेक्शन कर रहा है, आप ये कह रहे हैं मुझे इंसाफ कहां से मिलेगा? ठीक है, आपकी बात हो गई। इंडिपेंडेंट अपीलेट फोरम होना चाहिए। और नईम साहब, क्या कोई मेजर कोई पॉइंट आप कहना चाहेंगे? मेजर पॉइंट मेरे ये हैं कि इनको कम से कम जो पुराने टैक्स गुजार हैं उसकी एक लिस्ट बना लें, A-B-C कैटेगरी बना लें। जो बंदा पिछले 20 साल से रेगुलर फाइलर है उसको कोई सहूलत दें, जो 10 साल से रेगुलर फाइलर है उसको कम सहूलत दे दें, जो 5 साल से फाइलर है उसको उससे कम दे दें। ठीक है, जो फाइलर हैं। और दूसरा, मैं आपको बिला झिझक ये बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के जो हैं लोग, ये खुद इसके अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। इसको फाइलर्स की तादाद बढ़ाने में ये खुद रुकावट है। ठीक है, चलिए, आप क्यों नहीं उन रुकावटों को जो लोग फील्ड में बैठे हुए हैं उसको क्यों नहीं दूर करते? जो ठीक है, आपकी बात नोट कर ली। नईम साहब, हमें इस वक्त प्रोग्राम क्लोज करना है, उसके आपको किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह बुलाएंगे और आपसे फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, अनरियलिस्टिक रेवेन्यू टारगेट जो हैं FBI को अंडर प्रेशर कर देते हैं। FBI टैक्स निज़ाम को मजबूत करने के बजाय अनकॉन्शियसली उसको कमज़ोर करता जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि रियलिस्टिक रेवेन्यू टारगेट्स हों, ताकि FBI का फील्ड ऑफिसर जो है वो जो भी फैसला करे, वो कोई भी ऑडिट में प्रोसीडिंग चलाए, उसके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर नहीं हो। ये उसी वक्त हो सकता है जब FBI एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस बॉडी हो
और उससे पहले ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हुकूमत को अपनी तरजीहात में इसको रखना चाहिए अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत करे। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।